चलिए, अभी हमारे साथ जो है केंद्रीय मंत्री जो आर्ट साइंस है उस मौजूद है किरण रिजिजू। उनका जो है 3 दिन का अरुणाचल प्रदेश कुछ कुछ हिस्सों का जो मतलब दौरा था। तो उस दौरा में जो क्या क्या जो सरकार का जो स्कीम है उसके बारे में इन्होंने मतलब दौरा किया और लोगों को बताने की कोशिश की, और कौन कौन सा ऐसे स्कीम है जिसको हमारा जो युवा जो है आने वाला समय में फ़ायदा उठा सकते हैं, किरण जी से जानते हैं। किरण जी, सबसे पहले आपको कर्मभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आप समय निकाल करके मुझे मिला, आपको बात करने का मौका मिला, अच्छा लग रहा। मैं क्योंकि अभी दिल्ली जाऊंगा। तो अभी जो आपका 3 दिन का दौरा रहा है उसमें कौन कौन सा जो स्कीम्स है जिसको आप लोगों ने लॉन्च किया, उसके बाद लोगों अरुणाचल के लोगों को बताने की कोशिश की है? इस बार ये इनफैक्ट 4 दिन का दौरा है। इसमें अच्छा रहा। एक तो लोअर सुबनसिरी में मैं जब माइनॉरिटी अफेयर्स का भी चार्ज में था, रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ स्कीम्स जो अरुणाचल को हम दिए हैं, लगभग 400 करोड़ का आसपास स्कीम्स दिए हैं। जो कभी भी जो इंडिया जब से फ्रीडम मिला तब से लेकर के जितना डिपार्टमेंट का स्कीम है माइनॉरिटी का या सोशल वेलफेयर का, उससे ज़्यादा मैंने 3-4 साल में दे दिया। तो उसका इनॉग्रेशन का अभी सिलसिला शुरू हो गया। फर्स्ट राउंड लोअर सुबनसिरी में, याचुली बेल्ट में स्कूल का, पीने का पानी का और बाकी जो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनाया उसका एक पार्ट को हमने इनॉग्रेशन किया। उसके बाद फिर हम लोअर सियांग में गए, दीपा में लास्ट टाइम हमने वहाँ जो फ्रीडम फाइटर है अरुणाचल का, मोजेरीबा और भी कई फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम में हमने श्रद्धांजलि दी और वहाँ 100 फीट हाई मास्ट पोडियम नेशनल फ्लैग का जो हमने पैसा बंदोबस्त करके दिया उसका उद्घाटन किया। इसी प्रकार से कई स्कीम्स जो भारत सरकार का स्कीम्स का भी मैंने रिव्यू लिया और बड़ा अच्छा लगा कि स्कीम्स जितना हम लोग दे रहे हैं वो अभी आदमी लोग को पहुंचने लगा है। सर, अभी आप जस्ट एक कार्यक्रम से आए हैं जिसमें रोजगार मेला को लेकर के, क्योंकि कई बार जब सरकार पर भी ये सवाल उठाया जाता है, केंद्र सरकार को भी और अरुणाचल सरकार को भी, कि युवा जो है अभी बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। अभी एक स्कीम में आप गए थे जिसमें योजना पर जो है रोजगार मेला को लेकर के, तो उस रोजगार मेला से अरुणाचल के कितना युवाओं को जो है बेनिफिट मिल रहे हैं? आज हम लोग ने रोजगार मेला आयोजन किया ईटानगर में। प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑनलाइन जुड़े और हमारे हाथों से 451 टोटल नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्म फोर्सेस है उसमें आज नियुक्ति पत्र दिया। उसमें से काफ़ी मात्रा में अरुणाचल के जो लोकल इंडिजिनस अरुणाचल के बच्चों को भी नौकरी मिला है। तो जो प्राइवेट नौकरी होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय के लिए जो सरकार स्कीम चलाते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। आज का जो एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम था जिसको रोजगार मेला बोलता है, ये भारत सरकार का सेंट्रल आर्म फोर्सेस में हमारे लड़के लड़कियों को भर्ती कराया, उसका कार्यक्रम था। मुझे अच्छा लगा, इतने अरुणाचल के युवाओं को नौकरी मिला है। किरण जी, आपके लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आ रहा है, सवाल करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अरुणाचल में एक ऐसे कुछ युवा ग्रुप भी निकले हैं जो किरण रिजिजू को फिर सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसे भी भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है किरण रिजिजू जब यहाँ चाहोते मतलब बहुत सारे युवाओं को मदद किया है, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। लेकिन युवा लोग का क्या कारण रहा होगा कि किरण रिजिजू को अगली बार इलेक्शन में नहीं चुनना है? इसको आप क्या समझते हैं सर? मुझे तो मालूम नहीं, कोई पैसा मांगने आया, पैसा नहीं दिया, गुस्सा हो गया होगा, कोई स्कीम मांगा होगा, पर्सनल नहीं दिया होगा, ऐसा तो हो सकता है। क्योंकि मैं तो स्कीम बांटने वाला तो नहीं हूँ ना, घर घर जा कर के, क्योंकि मैं राज्य सरकार को मदद करूँगा। इंडिविजुअल पैसा बांटना तो मेरा काम नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी नेता को। और कोई मुझे पैसा मांगेगा, नाराज़ होगा, वोट नहीं देगा, फिर भी मैं इस तरह से पैसा दे करके गलत तरीके से मैं काम तो नहीं करवाऊँगा। और दूसरा तो एक चीज़ है, वो आप लोग को भी मालूम है, जो मैंने पिछले 9-10 साल में जो काम किया है वो पिछले 60-65 ईयर्स में जितना काम हुआ है उससे भी डबल से भी ज़्यादा हमने पिछले 8-9 साल में हमारा टेन्योर में भारत सरकार का, मोदी जी का आशीर्वाद से काम हुआ है। यहाँ गांव-गांव रास्ता बन गया है, हाईवेज़ भी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन पहुंच चुका है, एयरपोर्ट बना दिया गया है और कई जगह में हेलीपैड्स बना दिया गया है। गांव में पानी भी पहुंच रहा है, बिजली भी पहुंच रहा है, टेलीफोन नेटवर्क भी पहुंच रहा है। ये सब पहले के ज़माने में तो ये सब करने में 100 साल लगता है, लेकिन हम लोगों ने इसको 8-9 साल के अंदर में जो किया है और आगे इससे भी और तेज़ी से हम लोग को काम करना है।
वो काम तो करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव तो वो तो आएंगे जाएंगे, हर 5 साल में तो चुनाव होना ही है। उसको सोचेंगे तो काम कब करेगा, इसलिए मैं चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करता हूँ। ऑलरेडी काम करने के लिए जो जिम्मेदारी दिया है उस हिसाब से काम करता हूँ। आज से 1 साल पहले भी आपको मैंने यही सवाल किया था कि जो टीचर का जो रेगुलराइजेशन को लेकर के, और अभी भी अरुणाचल में कुछ कुछ हिस्सा में जो है कुछ टीचर जो असाता की तरफ से मतलब ये विरोध जता रहा है कि उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। टीचर को लेकर के अभी तक का आपका अपडेट क्या है, क्योंकि अभी ये आपका जो एक टेन्योर है जो ख़त्म होने वाला है, इसको टीचर को लेकर के आपका क्या अपडेट है सर? टीचर का जब कोविड आया था उसमें एक प्रोसेस किया था, उसमें शायद डिले हुआ है, कई प्रॉब्लम्स आ गए थे, पैसे कम हो गया और काम भी नहीं हो रहा था। अभी 400-500 लगभग मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी बात किया है, अभी प्रोसेस करने में सरकार रेडी किया हुआ है। तो लगभग 6000 से भी ज़्यादा जो एसएसए के टीचर्स हैं उनको अल्टीमेटली रेगुलराइज करना ही है। हम गरीब स्टेट ज़रूर है, हमारे पास पैसे नहीं है अभी, लेकिन फिर भी बंदोबस्त करके सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद से हम लोग रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज़ करा के अब हम लोग उसको रेगुलराइज करने का प्रोसेस शुरू किया है। जितना जल्दी हो सके बैच वाइज इसका रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा, और काफ़ी काम किया है इस मामले में, नए नए भर्ती भी हुए हैं, रेगुलराइज का काम भी चलते रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा के करने से और भी अच्छा होगा। किरण जी, नोटिस के लिए सबसे बड़ा एक चेहरा है, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि जो हमारे जब 8 स्टेट की जब बात करते हैं तो किरण जी एक केंद्र में जो है हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है। तो आने वाला जो इलेक्शन में जो है किरण रिजिजू के लिए कौन सा सबसे बड़ा चुनौती है जो इलेक्शन में, क्योंकि 2024 को आपका चुनाव शुरू होने वाला है, तो इसमें आपको लगता है कि कुछ चुनौती है या फिर आप जो है भाजपा की तरफ से फिर से आप आराम से जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है चुनौती? मेरे ख्याल से इलेक्शन में तो पार्टी ही लड़ाता है, पार्टी लड़ो बोलेगा तो लड़ेगा, पार्टी कंटेस्ट नहीं करने के लिए कहेंगे तो हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो पार्टी लड़ाता है, हम लोग तो सिर्फ चेहरा है। और अगर जनता दूसरा को एमपी बनाना है तो वो तो जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता ही सबसे डेमोक्रेसी में मालिक होता है। हम लोग तो काम करने वाला है, सेवक है, मौका मिलते ही हम लोग काम करते हैं। अगर इलेक्टेड नहीं करेंगे तो फिर हम भी खेती बाड़ी करके बैठेंगे। किरण जी, लोग ये सवाल किया जा रहा है कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो किरण जी जो है अरुणाचल में दौरा करना शुरू कर दिया है, ऐसे लोगों का कहना है, आपको क्या लगता है सर? आप लोग पता नहीं न्यूज़ दिखाता है कि नहीं दिखाता है, मैं तो जिस दिन से इलेक्टेड हुआ हूँ एवरी महीने 1-2 डिस्ट्रिक्ट जाता ही हूँ। मैं हर डिस्ट्रिक्ट हर महीने जाता हूँ, लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो ये गलती किसका है? कोई एमपी 5 साल में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना जाता है उसका हिसाब किताब तो होना चाहिए। मेरा तो गांव तक का भी मेरा रिकॉर्ड है, और मेरा जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हर महीने में 2 बार 3 बार एक डिस्ट्रिक्ट अगले डिस्ट्रिक्ट तीसरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके टूर करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल में 26 डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम महीने में अगर एक डिस्ट्रिक्ट भी जाता है या 2 डिस्ट्रिक्ट भी जाता है तो भी साल में कवर नहीं हो पाते हैं, बड़ा एरिया है, तकलीफ़ है, और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट ये होता है, जाने में समय लगता है। तो मेरा जैसे टूर करने वाला और पब्लिक के बीच में रहने वाला, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 40-50 एमपी मिल करके भी मेरा बराबर टूर नहीं कर सकता जितना मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना टाइम देता हूँ। तो ये एक आखिरी सवाल है, बिचुम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कुछ आपके तरफ से कुछ? बिचम डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पुराना है, जल्दी होने से अच्छा है, लेकिन वहाँ जो एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कम्युनिटीज़ रहता है तो उनका आपस में बॉर्डर डिलिनेशन का कुछ इशू है, मेरे ख्याल से वो सेटल हो जाएगा। वो तो चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।